हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा हमजा साहब, ये बताएं कि आप जब कोई भी एरिया या सेक्टर सील करते हैं तो कौन से अवामिल को नज़र में रखते हैं? क्राइटेरिया क्या होता है? किस मेरिट पे सील करते हैं? देखें, जो भी डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको इकट्ठा करने का एक तरीकाकार है। जितने भी हॉस्पिटल में पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आती है। जितने भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करते हैं या जिनकी भी घर घर जाके हम सैम्पलिंग करते हैं, उनकी डेली एक डाटा मुरतब होता है। जिनका भी डाटा मुरतब होता है पॉजिटिव केसेस है, उनका नाम, नंबर और घर का एड्रेस लिया जाता है और उनको नक्शे के ऊपर जियो टैग कर दिया जाता है। पिछले 10-15 दिन में जहाँ पर हमें नज़र आता है कि 10-15 दिन में यहाँ पर 100, 150, 200 केसेस एकदम हुए हैं, तो हमें फ़ौरन नक्शे के ऊपर हाईलाइट हो जाता है कि जी ये सेक्टर G92 है, जिसके अंदर 10 दिन के अंदर 30, 40, 50 केसेस हो रहे हैं डेली की बेसिस पे। ऑन दी अदर हैंड हमें नज़र आएगा कि तुमैर के अंदर सिर्फ 1 केस हुआ है, तरनौल के अंदर 10 केस हुए हैं, तो हमें नक्शे के ऊपर हॉटस्पॉट से एकदम बिल्कुल आंखों के सामने नज़र आ जाते हैं। पिछले 10-15 दिन के अंदर जहाँ पर भी मैक्सिमम केसेस होते हैं, मोर देन 40 पर डे किसी सर्टन एरिया में होते हैं, वो हमारा, उसको हम कहते हैं हमारी रेड जोन है या हमारा हॉटस्पॉट है। उसको फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एनालाइज करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट उसका डाटा को एग्जामिन करते हैं और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी अप्रूवल होती है और उसके बाद उस इलाके को सील किया जाता है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास, क्योंकि बहुत से मरीज रिपोर्ट ही नहीं करते और हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं, खौफ है उनके दिलों में, तो फिर आपके पास मुस्बत डाटा कैसे आ जाता है? देखें, जो बंदा भी लेबॉर्ट्री में जाता है, जो बंदा भी हॉस्पिटल में जाता है, उसका जैसे ही पॉजिटिव केस होता है, उसका डाटा, उसका मोबाइल नंबर, उसकी जियो टैग लोकेशन हमारे पास आ जाती है, चाहे वो छुपाए या ना बताए, और उसका मोबाइल कहाँ कहाँ जा रहा है वो डाटा भी हमारे पास आ जाता है। फिर जैसे ही कोई केस पॉजिटिव होता है, उसके घर पे हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाती है और उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आते हैं हम उनके सैंपल्स ले लेते हैं। तो हमें, और इस्लामाबाद के अंदर डेली 3000 टेस्ट किए जाते हैं। इस्लामाबाद की 22 लाख की पॉपुलेशन और हम अभी तक 1 लाख लोगों के टेस्ट कर चुके हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान में बेस्ट डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि छोटा सा एक शहर इस्लामाबाद है, इसके अंदर हमने 1 लाख टेस्ट किए हैं और पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, उस पूरे सूबे में भी 1 लाख टेस्ट हुए हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर तो हमें एक एक इंच का पता है कि कौन, क्योंकि हमारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों के जहनों में ये भी बात है कि वो सरकारी हॉस्पिटल्स में टेस्ट करवाने नहीं जाते, प्राइवेट पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, प्राइवेट का वैसे भी है कि हमारी प्राइवेट लैब्स इस्लामाबाद की बेस्ट लैब्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और वो फौरी टेस्ट करके जल्दी हमें टेस्ट का रिजल्ट भी दे देती हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 10-12 प्राइवेट लैब्स हैं और उनके ऊपर लोड कम है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी NIH सिंगल लेबॉर्ट्री है, उसके ऊपर तो डेली 25 से 30 हज़ार टेस्ट होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अक्सर सैंपल्स भी आते हैं, तो उनके ऊपर लोड बहुत आता है, जिसकी वजह से उनके टेस्ट रिजल्ट कभी डिले हो जाते हैं। लेकिन जो एक्यूरेसी है हमारे तमाम रिजल्ट की, इट इज़ 100% इक्वल। अच्छा, बहुत से शहरी हॉस्पिटल जाने से घबराते हैं, वो कहते हैं कि कोई हार्ट पेशेंट है या कोई उसको और कोई मर्ज है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको कोरोना में डाल दिया जाता है। लोगों के जहनों में ये बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इतनी मज़ाक़ा खेज़ बात है, ये इतना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़ाती है कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैल गई, ये एक इम्पॉसिबल। देखें, मेरे अपनी भी फैमिली के लोग हैं, वो भी पॉजिटिव हुए हैं, हमारे अपने दफ्तर के लोग हैं, वो भी पॉजिटिव हुए हैं। पिम्स कोरोना वार्ड की जो हेड हैं वो खुद पॉजिटिव हो गई हैं। ये इसको कहना कि जी कोई बंदा आए और ज़बरदस्ती हम उसको कर देंगे और उसको ज़बरदस्ती कोरोना करने से हमें कोई डॉलर मिल जाएंगे, ये इंतहाई झूठी और इंतहाई जाहिलाना बात है। और मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ अब तो हमने तहैया कर लिया है कि जो इस तरह की गलत खबरें फैलाएगा हम उसके खिलाफ केस करेंगे। लेकिन ये क्यों पैदा हुई लोगों में? पैदा इसलिए होती है कि जैसे ही किसी बंदे को किडनी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है और उसको खांसी होती है, उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो देखें हॉस्पिटल के अंदर वैसे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैली होती है, और अगर ज़रा भी बंदे ने केयर नहीं की, ट्रैवल करके आया, कहीं गाड़ी फैला, तो उसको इन्फेक्शन होने का बड़ा जल्दी खतरा हो जाता है। वहाँ पे आगे अगर उसको सिम्टम्स वो आ गए हैं, तो उस पर हॉस्पिटल्स की SOP यही है कि अगर किसी बंदे को सिम्टम्स आ गए हैं तो हमने उसको ट्रीट एज कोरोना करना है, बेशक उसका टेस्ट रिजल्ट आए ना आए। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया एज कोरोना और हमने वो SOPs नहीं किए, तो हमारा वही हाल होगा जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का हुआ है और जो गायनी वार्ड का हुआ पिम्स है, कि वहाँ पर 40-40 केस पॉजिटिव हुए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ी मुज़ीक़ा खेज़ बात है। बहुत से वफाकी वज़रा का केस मुस्बत आया, ओपोजिशन जमातों के लीडरान का केस मुस्बत आया। अभी भी शहरियों के, बहुत से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो कहते हैं ये एक साजिश है, एक ड्रामा है और ये गैर मुल्की साजिश है। तो क्या आप मैसेज देंगे इन लोगों को? देखें, कोरोना बिल्कुल एक सच्ची हकीकत है। जो फौत होने वाले हैं वो 2-2-3 दिन में फौत हो रहे हैं। ऐसे लोग थे जो जिनको कोई मसला नहीं था, कोरोना हुआ, उन्होंने अपनी ख्याल नहीं किया, मास्क वगैरह भी नहीं पहनते थे,
जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हॉस्पिटल में पहुँचे, ऑक्सीजन उनकी पूरी नहीं हो सकी और 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। किसी घर का कमाने वाला बंदा अगर वो फौत हो जाए कोरोना की वजह से, तो आप देखें कि उसकी ज़रा सी बेवकूफ़ी की वजह से या ज़रा सी लापरवाही की वजह से उसकी पूरी फैमिली पॉवर्टी में चली जाएगी। कमाने वाला बंदा ही नहीं रहा, बाकी पीछे फैमिली क्या करेगी? भीख मांगेगी, लोगों से मांगेगी। तो ये बिल्कुल इसको सीरियस लें। हमारी आंखों के सामने लोग हैं जो फौत हो रहे हैं, हमारे अपने वैक्सीनेटर की डेथ हुई है, हमारे अपने मेल नर्स की डेथ हुई है, हमारे अपने ड्रग इंस्पेक्टर को हम वेंटिलेटर से वापस लेके आए हैं। तो इसमें बिल्कुल जो ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक तरह से इंसानियत के कत्ल में मुलव्वस हैं, जो इसके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि इसको साजिश कह के किया जाए। हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में हर घंटे बाद 4 लोगों की डेथ हो रही है। मतलब ये बड़ा सीरियस सिचुएशन है। अच्छा, थोड़ा इसकी भी वजाहत कर दें कि जब किसी कोरोना के पेशेंट की वफ़ात होती है तो उसका तदफीन का क्या तरीका है? अब तो इस तरह की भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्योंकि WHO की तरफ से भी ये सामने आ गई बात कि डेथ के बाद वायरस नहीं फैलेगा, लेकिन अब इस हवाले से भी फेक खबरें सामने आ रही हैं कि लोग फिर तदफीन के वक्त जाते नहीं हैं और बड़ा एक खौफो हरास फैला दिया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या आप देखें, वजाहत करें? SOPs तो बड़ी क्लियर है। जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव केस की डेथ होती है, उसको कॉफिन बॉक्स में रख दिया जाता है और उस कॉफिन बॉक्स को बंद करके उसके ऊपर से स्वैब्स कर दिए जाते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। पहले SOP यही था कि जी इसको सीधा कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। उसकी वजह है कि जब हम नहीं लेके गए, हमारे शहजाद टाउन में केस हुआ कि कोविड का पॉजिटिव केस था, वो घर आया, बॉडी से खातून थी, वो उनकी सिक्रीशंस निकलती रहीं और उसकी वजह से हमारे 22-23 लोगों को कोरोना हो गया। अब WHO ने हमें ये बताया, एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि ये जो वायरस है ये 4 घंटे तक फिर भी अलाइव रहता है बॉडी के अंदर। तो अगर उसको पूरी तरह कवर किया जाए और फिर उसको दफना दिया जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर दूसरा ये कि अगर किसी के घर में बॉडी की डेथ हुई है तो उसका मतलब है कि उसकी फैमिली में कोरोना वायरस घूम रहा है, तो उसके अगर जनाजा होगा और जनाजे पे लोग आएंगे तो उसमें फिर फैलने का बहुत खदशा है। तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि लिमिटेड जनाजा हो। और वैसे भी कोरोना से डेथ जो है इसको शहादत का रुतबा दे दिया गया है। उलमा ने कहा है कि जो इससे फौत होगा वो शहीद ही है। तो उसमें शहीद के लिए तो वैसे भी लोग दुआ करें और उसके लिए कुरान शरीफ पढ़ें। इकट्ठे हो के खाना या बैठ के फजूल बातें करने में तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं डीसी साहब कि पूरी दुनिया मुकम्मल लॉकडाउन की हामी है और चाइना ने भी वायरस पे लॉकडाउन करके ही कामयाबी हासिल की, तो हम लोग, हमारी पॉलिसीज़ क्यों मुख्तलिफ हैं? इसकी क्या वजह है? देखें, चाइना एज ए मुल्क कभी भी पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ। दुनिया का कोई भी मुल्क पूरी तरह लॉकडाउन नहीं हो सकता। चाइना के अंदर भी लॉकडाउन सिर्फ वुहान में हुआ था। क्यों? क्योंकि वुहान में पॉजिटिव केसेस थे। जब आप लॉकडाउन किसी डाटा की बुनियाद पे करते हैं और एक लिमिटेड एरिया को करते हैं, इसको कहा जाता है स्मार्ट लॉकडाउन। पाकिस्तान पूरे को बंद करना कभी भी पॉसिबल नहीं था। आप खुद सोचें, आप मीडिया के लोग हैं, ये अभी भी सील्ड एरिया के अंदर से इनको निकलना पड़ता है, इनकी मजबूरी है, चैनल्स बंद हो जाते हैं, लॉयर्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो डेली के हमारे निज़ाम हैं वो हमने चलाने होते, इसलिए पूरा लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल है। करने की कोशिश भी की, उसकी वजह से टेम्परेरीली रिलीफ मिला, लेकिन उसके वो रिजल्ट्स और वो हम पॉसिबल नहीं था कि हम कर सके, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम घर घर जाके खाना भी दें और फिर पैसे भी दें और सब्सिडी भी दें। हालात इस हद तक भी आ गए थे कि F6 के अंदर मुझे याद है कि एक दुकान है, उसका 3-3.5 लाख किराया है। जब 2 महीने उसको बंद रखा तो तीसरे महीने वो बंदा खुदकुशी करने पे आ गया कि जी मैं अब अपना नहीं कर सकता, यहाँ मैं दुकान खोलूंगा। तो इस तरह लोगों के मसाइल हैं। अब ये तो क्योंकि फुल लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, तो दूसरा बेस्ट तरीकाकार क्या है? दूसरा बेस्ट तरीकाकार ये है कि जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको स्टडी करें, रिसर्च करें, डाटा इकट्ठा करें और उसको फुल लॉकडाउन कर दें फॉर 15 डेज। ये काम हमने किया, हमें शालादिता में किया। 8 केसेस हुए, फिर 19 केसेस हुए, 22 केसेस हुए, हमने सील किया, 16 दिन सील किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 0 केसेस हैं। हमने कोट हथियाल में सील किया, आपको याद होगा कि वहाँ पे बिलाल मस्जिद और मक्की मस्जिद के अंदर केसेस होना शुरू हुए, 19 बंदों को केसेस हुए। हमने 20 दिन उसको सील किया, 0 केसेस हैं। शहजाद टाउन को हमने सील किया, त्रामड़ी को हमने सील किया, अब हम G92 को सील किया है हमने, और उसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आया है कि वहाँ पर 200 केसेस हो चुके हुए थे। हर रोज़ 30-40 केसेस डेली आ रहे थे। अब वहाँ पे सिर्फ 7-8 केसेस आ रहे हैं और अभी सिर्फ 8-9 दिन गुजरे हैं। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अगर 14 दिन तक हमने कामयाबी से ये इसको सही तरह से सील कर लिया और इसमें से लोग इधर उधर लीक नहीं हुए, तो इस G92 और 3 को हम 0 करके निकलेंगे। अच्छा डी साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और आबादी के तनासुब से केस भी बहुत ज़्यादा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ है और ये लोग जो डाटा को समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो ये कह देते हैं कि ओहो इतने केसेस हो गए।
अब मैं आपको इस डाटा को कंपैरेटिव एनालिसिस करके देता हूँ पूरे पाकिस्तान के साथ। इस्लामाबाद के अंदर 22 लाख की आबादी में 1 लाख केसेस हुए, 1 लाख टेस्ट हमने किए। पंजाब में कितने टेस्ट हुए हैं? 4.5 लाख। यानी कि पंजाब ने हमारे से 4 गुना ज़्यादा टेस्ट किए, और पंजाब के पॉजिटिव केसेस कितने हैं? अब तकरीबन 70,000 हो गए, और हमारे पॉजिटिव केसेस कितने हैं? 11,000। यानी कि इस्लामाबाद के जितने भी केसेस हैं उससे 7 गुना ज़्यादा पंजाब में, हालांकि 4 गुना ज़्यादा होने चाहिए थे टेस्टिंग रेशो से। तो हमारी पंजाब से परफॉर्मेंस बेहतर है। पूरे KPK के अंदर भी तकरीबन 1 लाख टेस्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में भी 1 लाख टेस्ट हुए हैं। KPK के अंदर 26-27 हज़ार पॉजिटिव केसेस हैं, हालांकि वो इतना बड़ा सूबा है और उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब उस तरह से बड़ी स्पोरेडिक है। लेकिन इस्लामाबाद की छोटी सी जगह में सिर्फ 11,000 केसेस हुए हैं, और उन 11,000 में से 5,000 रिकवर कर चुके हुए हैं। तो इस टाइम पर सिर्फ हमारे 6,000 केसेस हैं। बलूचिस्तान, AJK, GB तीनों को मिला लें तो 1 लाख केसेस बनते हैं, और उनके भी तीनों के टेस्ट हमारे बराबर हैं, लेकिन उनके केसेस हमारे से ज़्यादा हैं। तो इस्लामाबाद की जो ग्रोथ टेस्ट की रेशो भी पाकिस्तान में हाईएस्ट है। हमने 1 लाख टेस्ट किए जो कि किसी शहर में नहीं हुए। इवन हमारे साथ जो पिंडी डिवीजन है जिसकी पॉपुलेशन हमारे से 2 गुना ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ 100-150 टेस्ट होते हैं, हमारे 3,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। तो टेस्ट में नंबर 1 है, और ग्रोथ रेट में हम पाकिस्तान में सबसे कम है। इवन जो डेथ रेट है हमारा अभी तक 1% से कम है, हमारा 0.94 है, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान का 2% से ज़्यादा है। तो डेथ रेट में भी हम सबसे कम है। हमारा इस्लामाबाद का सिर्फ इशू ये है जिसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक होती है, उसकी वजह ये कि हमारे अस्पतालों के अंदर जगह कम पड़ गई कुछ अरसे के लिए। क्यों? क्योंकि पिम्स जो है इसका कैचमेंट एरिया पूरा KPK है, पूरा फाटा है, पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे नॉर्थ पंजाब के लोग पिम्स में आ रहे हैं, इवन काबुल से लोग आके पिम्स में दाखिल हो रहे हैं। इस टाइम पर भी जो 300 लोग इस्लामाबाद में दाखिल हैं अस्पतालों में, उनमें से 150 लोग इस्लामाबाद के नहीं हैं। तो हमारे पे उस प्रेशर की वजह से ये इंप्रेशन पड़ा है, वरना अदरवाइज इस्लामाबाद की SOPs इस टाइम पाकिस्तान की बेस्ट SOPs हैं। इस्लामाबाद का ग्रोथ रेट अभी 10% है, बाकी पूरे पाकिस्तान का 20% से ज़्यादा ग्रोथ रेट है। इसमें कोई शक नहीं DC साहब, हम आपको देख भी रहे हैं कि आप बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और इसकी तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी आपकी तारीफ़ की, आपके इकदामात को सराहा, और हम भी इसके गवाह हैं कि आप हर जगह बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत से माशाल्लाह आपकी पूरी टीम, और हर जगह रेट्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है फिगर बढ़ रहा है। देखें फिगर, मैं तो अभी भी इस पे कंटेस्ट करता हूँ कि हमारा जो ग्रोथ रेट है 10% है, लेकिन ये 10% भी क्यों हो रहा है? आपने इस बात पे मैं बाकी आपसे कहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कल तरनौल के अंदर जनाजा हुआ, उसके अंदर 50 से 60 हज़ार लोगों ने शिरकत की। हमारे मना करने के बावजूद हमने कोशिश भी की। ये जो SOPs की वायलेशन की जाती हैं उसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है। आप ये देखें, हमारी फेडरल सेक्रेटेरिएट है, उसमें 1.5 लाख लोग डेली पिंडी से आ रहे हैं। पिंडी के अंदर टेस्टिंग कम है, वो लोग जब इस्लामाबाद में आते हैं हमें पता नहीं होता ये पॉजिटिव हैं, वो होम क्वारंटीन भी नहीं होते, उनकी वजह से भी फैलता है। इस्लामाबाद की जो सब्जी मंडी है वहाँ पे 1 लाख के करीब लोग डेली फुटफॉल पे आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसको हम बंद नहीं कर सकते, वो हमारा चैलेंज एरिया है। लेकिन इसके बावजूद ये इतने बड़े 1.5 लाख की, और आप देखें फेडरल सेक्रेटेरिएट पहले दिन से बंद नहीं हुई, बाकी तमाम सूबों ने अपने दफातर भी बंद कर दिए, हमारे इस्लामाबाद में पूरी फेडरल सेक्रेटेरिएट चलती रही। बाकी तमाम सूबों के अंदर उन्होंने तमाम मराकज़ भी बंद कर दिए, हमारे तो मराकज़ भी खुले रहे हैं, हमारे मीडिया के चैनल्स भी चल, हमारे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस्लामाबाद के में है, तमाम बैंक्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, और हमने उनको चलाया और हमने उनको SOP से इन्फोर्स किया है। और मैं फिर भी समझता हूँ कि मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हमारा रेट अभी भी 10% है, मज़ीद भी हम इसमें मेहनत करेंगे और इसको हम नीचे लेके आएंगे। अच्छा डी साहब, ये बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है और एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बकरा मंडी लगनी है, लोगों ने कुर्बानी देनी है, और छोटी ईद के नताइज तो हमारे सामने हैं कि लोगों ने बेहतियाती की, और हजूम, और अब इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की क्या हालत है। तो इस चैलेंज को आप कैसे फेस कर रहे हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? देखें, पिछली ईद के ऊपर भी जो लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं वो एक डिज़ास्टर था, और अब इस ईद पर भी हमारी पूरी कोशिश हो कि हमने प्रपोजल भी मूव किया है कि ईद से कुछ दिन पहले और ईद के चंद दिन बाद तक हम कंप्लीट सील्ड कर दें पिंडी इस्लामाबाद को, ताकि वो जो लोगों की आमदोरफ्त है जिसमें उन्होंने करना है वो हम रोकने में कामयाब हों। एक हमारी प्रपोजल है, देखते हैं उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है। दूसरा, हमने ये भी प्रपोजल दी हुई है और इंशाल्लाह वो अप्रूवल मिल जाएगी कि इस्लामाबाद में इस दफ़ा मंडी ना लगाई जाए। जिसने भी कुर्बानी करनी है वो सैलानी ट्रस्ट में जाके या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके वो वैसे करे, या फिर इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर अपना हिस्सा डाले और इज्तिमाई कुर्बानी बड़े बड़े ग्राउंड्स में की जाए। क्योंकि इस दफ़ा अगर हमने ये रोकने में अगर हम नाकाम हो गए तो जो पिछली ईद का डिज़ास्टर था उससे 10 टाइम्स बड़ा डिज़ास्टर अभी होगा। क्योंकि पिछली ईद से पहले इस्लामाबाद में 2000 केसेस थे और ईद के बाद सिर्फ 15 दिन के अंदर हम 10,000 पे पहुँचे हैं।
तो 2-3 हज़ार से 10,000 पे पहुँचे और अभी हमारे 11,000 केसेस हैं। अगर हमने ईद पे कंट्रोल ना किया तो ये 30,000 केसेस हो जाएंगे और 30,000 केसेस को हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकेगा काबू। लोगों की एम्बुलेंसेज में डेथ्स होना शुरू हो जाएंगी। गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे, ये बहुत सीरियस चीज़ है और इसमें हम किसी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं दे सकते और हम इस पर सख्ती करेंगे। अच्छा डीसी साहब, हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में गए जो आपने सील किए एरियाज़ को, वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने भी हमसे गिला किया कि लोग बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, लोगों का इखलाक नहीं अच्छा और झूठ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, तो झगड़ा भी करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारे चैलेंज एरियाज़ हैं। मैंने आपको बताया कि शाह अल्लाह दत्ता में हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा, वहाँ पे हमने लोगों के मसाइल भी हल किए। 15 दिन बाद जब हमने ज़ीरो किया तो वही लोग थे, उन्होंने हमारी ऑनर में खाना भी किया और हमें मुबारकबाद भी दी। कोट हथियाल में भी जाते वक्त जितने हमारे वो नॉन पाकिस्तानी से जो तबलीगी जमात के थे, जब वो सही होकर निकले, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा शुक्रिया अदा किया। असल में ये बहुत मुश्किल चैलेंज है, हमारे लिए भी मुश्किल है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है लोगों को ज़बरदस्ती इस तरह क्वारंटीन करना, और लोगों के लिए भी ये पहली दफ़ा है। कुछ सेक्टर्स में लोग हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, जैसे सेक्टर G9 के लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, लेकिन सेक्टर I10 और I8 के लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी की और समहाउ उसमें हमें बहुत इश्यूज़ आए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ आप ये देखें, जब सेक्टर I10 को हमने शुरू में सील किया और लोगों ने वहाँ पे एहतजाज करना शुरू किया और लोगों ने नहीं हमारी बात मानी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज I10 के अंदर 8 लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। तो उन 8 लोगों की डेथ का कौन जिम्मेदार है? इंतज़ामिया भी जिम्मेदार है और वो तमाम लोग जिन्होंने शर पसंदी की और इस इलाके को सील नहीं होने दिया वो खुद भी जिम्मेदार हैं।